हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इनसाइड लाइंस स्टोरी। सभी को नमस्कार। इनसाइड लाइंस की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच, एक पावरफुल आइडिया पे बात करेंगे। ये आइडिया रसेल कॉनवेल की एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट कहानी एकर्स ऑफ डायमंड्स से आता है। कहानी ये बताती है कि कैसे हम अक्सर बड़ी सक्सेस या कहें बड़ी अपॉर्चुनिटीज या दौलत के लिए दूर दूर देखते हैं, जबकि असली खजाना, वो पोटेंशियल शायद हमारे बिल्कुल पास, हमारे अपने आंगन में ही छिपा हो। तो चलिए इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं आज ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। हम्म, ये सुनने में तो काफी आम लगता है ना कि लोग सोचते हैं असली मौका कहीं दूर मिलेगा और इस चक्कर में अपने आसपास की पॉसिबिलिटीज को, अपने रिसोर्सेज को ओवरलुक कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या कोई खास कहानी है जिसने इस सोच को इतना पॉपुलर बनाया? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। एकर्स ऑफ डायमंड्स का पूरा सेंट्रल आइडिया इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। और हाँ, इसकी सबसे फेमस कहानी है अली हाफिज की। अली हाफिज पुराने पर्शिया का एक बहुत अमीर किसान था। मतलब उसके पास अपना बड़ा खूबसूरत खेत था, फलों के बाग थे, गार्डन्स थे। वो एक कंटेंट आदमी था, संतुष्ट और वेल्दी। सब कुछ था उसके पास एक तरह से। अच्छा। फिर एक दिन एक ज्ञानी बूढ़ा साधु, एक वाइस ओल्ड प्रीस्ट उसके पास आया। उसने अली हाफिज को दुनिया कैसे बनी, जियोलॉजी, इन सब के बारे में बताया। और फिर उसने बताया हीरो के बारे में, डायमंड्स, कि कैसे वो सूरज की रोशनी से बनते हैं, उनकी जबरदस्त कीमत क्या होती है और उनसे कैसी पावर और इन्फ्लुएंस मिलती है। साधु ने कहा, अली, अगर तुम्हारे पास सिर्फ अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो ना, तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। और सोचो, अगर हीरो की खान मिल जाए तो तुम अपने बेटों को राजा तक बना सकते हो। अरे वाह। अब अली हाफिज अमीर तो था, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। दिमाग में बस वही हीरे घूम रहे थे। वो वेल्दी था, पर अब उसे सुपर वेल्दी बनना था, हीरो वाला। वो बेचैन हो गया। अच्छा। अगली सुबह उसने साधु को ढूंढा और बड़ी उत्सुकता से, ईगरनेस से पूछा, मुझे हीरे कहाँ मिल सकते हैं? साधु ने शायद बस यूं ही कह दिया, देखो, अक्सर ऊंचे पहाड़ों के बीच जो साफ नदियां बहती हैं ना, जिनकी रेत सफेद होती है, उनमें हीरे मिलते हैं। ऐसी जगह ढूंढो। बस, फिर क्या था? अली हाफिज पर तो जैसे जुनून सवार हो गया। उसने अपना फलता फूलता खेत, अपना घर सब बेच दिया। परिवार को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ा, पैसे लिए और खुद निकल पड़ा हीरों की तलाश में, दुनिया घूमने। सच में सब बेच दिया? हाँ, बिल्कुल। वो पैलेस्टाइन गया, फिर यूरोप गया। मतलब सालों साल भटकता रहा। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। वो फटेहाल कपड़ों में बिल्कुल गरीब, दुखी और होपलेस हो गया था। ओह। आखिर में स्पेन के बार्सिलोना शहर में जब ना उसके पास पैसा बचा, ना दोस्त, ना कोई उम्मीद, तो उसने पूरी तरह निराश होकर एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, एक दुखद अंत। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, असली आयरनी तो अब आती है। अच्छा। जिस आदमी ने अली हाफिज का खेत खरीदा था, वो एक दिन अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। खेत के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी। अचानक उसे पानी में रेत पर कोई चीज अजीब सी चमकती हुई दिखी। एक काला सा पत्थर था, पर रोशनी पड़ने पर उसमें इंद्रधनुष के सारे रंग चमक रहे थे। हाँ। उसे वो पत्थर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, खूबसूरत सा। तो उसने उसे उठाकर घर ले गया और अपनी मैंटल पीस पर सजा दिया। ठीक है। कुछ हफ्तों बाद वही बूढ़ा साधु फिर उस इलाके में आया और इत्तेफाक से उसी घर पर गया। जैसे ही उसकी नजर मेंटल पीस पर रखे उस चमकते पत्थर पर पड़ी, वो हैरान रह गया। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया, अरे, ये तो हीरा है, डायमंड! क्या अली हाफिज वापस आ गया? वाओ। खेत के नए मालिक ने कहा, नहीं, तो वो तो कभी वापस नहीं आया। और ये हीरा नहीं है, ये तो बस एक मामूली पत्थर है जो मुझे नदी में मिला था। मुझे अच्छा लगा तो रख लिया। साधु ने जोर देकर कहा, अरे नहीं, मैं हीरे को पहचानता हूँ, ये एक बेशकीमती हीरा है। तो वो सच में हीरा था। बिल्कुल। वो दोनों फौरन भागकर नदी के किनारे गए। उन्होंने नदी की रेत को छानना शुरू किया और उन्हें वैसे ही और भी पत्थर मिले, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, ज्यादा चमकदार, ज्यादा कीमती। वो सब हीरे थे। कमाल है। बाद में पता चला कि अली हाफिज का वो पुराना खेत, जिसे उसने मामूली समझकर बेच दिया था, वो असल में गोलकोंडा की मशहूर हीरे की खानों का हिस्सा था। लेजेंडरी डायमंड माइंस ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा, जहां से वो बड़े बड़े हीरे निकले। हाँ, वही गोलकोंडा। अली हाफिज सचमुच हीरों के एकड़ पर, एकर्स ऑफ डायमंड्स पर खड़ा था।
पर उसने उन्हें पहचाना नहीं। वो उन्हें कहीं दूर ढूंढता रहा और इस चक्कर में अपनी जान और अपना सब कुछ गवा बैठा। ये कहानी एक पावरफुल लेसन देती है कि हम अक्सर अपने पास मौजूद पोटेंशियल को, रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटीज को बुरी तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें अनदेखा कर देते हैं। वाओ, ये कहानी तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या आयरनी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुरानी कॉशनरी टेल है, या असल जिंदगी में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां लोगों ने अपने पैरों तले दबे हीरो को मिस कर दिया? बॉस, हाँ बिल्कुल। रसेल कॉनवेल, जिन्होंने ये कहानी सुनाई और इस पर बेस्ड अपनी फेमस लेक्चर दी, जिसे उन्होंने हजारों बार सुनाया था, वो असल जिंदगी के ढेरों उदाहरण देते थे। ये सिर्फ कोई परियों की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का एक कॉमन पैटर्न है जो बार बार दिखता है। जैसे कि जैसे उन्होंने पेंसिल्वेनिया का एक आदमी की कहानी सुनाई। उसके पास अपना एक खेत था। उसी टाइम कैलिफोर्निया में गोल्ड रश चल रहा था, सोने की खोज की धूम मची थी। उसके किसी रिश्तेदार ने कहा, भाई तुम भी जाओ, किस्मत आजमाओ। उधर पेंसिल्वेनिया में भी तेल ऑयल निकलने की खबरें आ रही थी। इस आदमी ने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया और अपना खेत सिर्फ $833 में बेच दिया ताकि जाने का खर्चा निकल सके। सिर्फ $833? हाँ। अब जिस आदमी ने खेत खरीदा, उसने खेत पर जानवरों को पानी पिलाने के लिए नदी के पानी को रोकने के वास्ते कुछ लकड़ी के तख्ते लगाए। अगले दिन उसने देखा कि पानी के ऊपर तेल की एक मोटी परत तैर रही है। ऑयल? क्या बात है, क्या बात है। पता चला कि वो खेत पेंसिल्वेनिया के मेन ऑयल रीजन के बिल्कुल बीचों बीच था। उस जमीन से बाद में लाखों करोड़ों डॉलर का तेल निकाला गया। ये बात है। और वो पहला आदमी, वो कैलिफोर्निया गोल्ड रश गया, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटा और आखिर में एक क्लर्क की छोटी मोटी नौकरी करते हुए गरीबी में ही मर गया। उसकी अपनी जमीन पर दौलत का समंदर था जिसे वो पहचान ही नहीं पाया। इनक्रेडिबल। सचमुच अपने किस्मत के ऊपर बैठे थे और उन्हें पता भी नहीं चला। कोई और उदाहरण? एक और कहानी मैसाचुसेट्स की है। वहां एक किसान था, उसका खेत पहाड़ी पथरीला सा था। उसे लगा, यार ये जमीन खेती के लिए अच्छी नहीं है, अनप्रोडक्टिव है। उसने अपना खेत बेच दिया ताकि कहीं और जाकर अच्छी उपजाऊ जमीन खरीद सके। ठीक है। जो नया मालिक आया, उसने घर में बेसमेंट खुदवाने का काम शुरू किया। खुदाई में मजदूरों को एक अजीब सा भारी पत्थर मिला। मालिक ने क्यूरियोसिटी में उस पत्थर को पास की येल यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजी प्रोफेसर को दिखाया। प्रोफेसर ने पत्थर देखकर कहा, ये पत्थर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें चांदी, सिल्वर की काफी मात्रा मिली हुई है। चांदी? हाँ, सिल्वर ओर। प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुम्हारे खेत पर ऐसे और भी पत्थर हैं? मालिक ने कहा, हाँ, खेत तो ऐसे ही पत्थरों से भरा पड़ा है। वो खेत मैसाचुसेट्स की सबसे अमीर चांदी की खानों में से एक निकला। कमाल है। पुराना मालिक रोज उन पत्थरों से टकराता होगा, उन्हें बेकार समझता होगा और उसने अपनी दौलत को पहचाने बिना ही बेच दिया। हाँ। इन सभी कहानियों में पैटर्न बिल्कुल सेम है। लोग अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं समझते। उन्हें लगता है असली अपॉर्चुनिटी, बड़ा ब्रेक कहीं और मिलेगा, किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में, दूसरी इंडस्ट्री में। वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स को, अपने करंट सर्कमस्टांसेस को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। और फिर कोई और आता है, उसी जगह उसी सिचुएशन में पोटेंशियल देखता है, उसे डेवलप करता है और कामयाब हो जाता है। ये दिखाता है कि अपॉर्चुनिटी अक्सर वहीं होती है जहां आप हैं, बस उसे देखने की नजर, वो ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल। इसे समझाने के लिए कॉनवेल अक्सर प्रोफेसर लुइस अगासीज का जिक्र करते थे। प्रोफेसर लुइस अगासीज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत रिस्पेक्टेड नेचुरल साइंस के प्रोफेसर थे, अपने जमाने के दिग्गज वैज्ञानिक। एक बार उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को लैब में बुलाया, उसे एक मछली दी, फिश स्पेसिमेन, और कहा, इसे देखो। स्टूडेंट ने 15-20 मिनट मछली को देखा, लगा सब देख लिया, शेप, साइज, फिन्स वगैरह। वो प्रोफेसर के पास गया। प्रोफेसर ने पूछा, क्या देखा? स्टूडेंट ने बता दिया। प्रोफेसर ने कहा, ये काफी नहीं है, जाओ और देखो। स्टूडेंट वापस गया, थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसने मछली को और ध्यान से देखना शुरू किया। घंटों बीत गए। घंटों एक मछली को? हाँ। प्रोफेसर बीच बीच में आते और बस यही कहते, देखो देखो। स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हो गया, पर वो देखता रहा। धीरे धीरे उसे मछली की वो बारीकियां, वो डिटेल्स नजर आने लगी जो उसने पहले कभी नोटिस ही नहीं की थी। उसके स्केल्स का पैटर्न, उसके पंखों की बनावट, उसकी आंखें, मुंह का स्ट्रक्चर, हर छोटी से छोटी चीज। अच्छा। प्रोफेसर उसे सिर्फ देखना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना सिखा रहे थे, गहराई से, पेशेंस के साथ, हर डिटेल को समझना। कॉनवेल कहते थे कि यही डीप ऑब्जर्वेशन हमें अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में मदद करता है। ये प्रोफेसर अगासीज वाला एग्जाम्पल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब ये हीरों के एकड़ सिर्फ जमीन के नीचे छिपी दौलत जैसे हीरे, सोना, तेल खोजने के बारे में नहीं है।
क्या इसका कोई गहरा मतलब है? व्हाट्स द डीपर मैसेज हियर? पॉज। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। कॉनवेल का असली मैसेज सिर्फ मटेरियल वेल्थ जमा करने से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, वो पैसे कमाने को बुरा नहीं मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि भाई अगर ईमानदारी से कमा सकते हो तो कमाना चाहिए। ये एक तरह की ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी? हाँ, लेकिन असली हीरे, असली अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? उनके अनुसार ये हीरे असल में हमारे आसपास के लोगों की जरूरतें हैं, ह्यूमन नीड्स। वो कहते थे कि सच्ची महानता, ट्रू ग्रेटनेस, दूसरों की सेवा करने में है, उनकी किसी जरूरत को पहचानने और उसे पूरा करने का कोई तरीका निकाल लेने में। सेवा करने में? जी, आप जहां हैं वहीं अमीर और महान बन सकते हैं, अगर आप अपने शहर, अपने कस्बे, अपनी कम्युनिटी के लोगों की नीड्स को समझें और उन्हें पूरा करने का कोई तरीका निकाल लें। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो। जब आप लोगों की लाइफ को बेटर बनाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। और जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो सक्सेस और पैसा अक्सर उसका नेचुरल बाई प्रोडक्ट होता है। राइट। पैसे के बारे में उनका नजरिया, व्यू बहुत प्रैक्टिकल था। वो कहते थे मनी इज पावर। पैसा एक ताकत है और हर ताकत की तरह इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पैसा ईमानदारी से, लोगों की सेवा करके, उनकी नीड्स पूरी करके कमाया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि तब आप उस पैसे से और भी ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। आप स्कूल बनवा सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, रिसर्च फंड कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। उनका मानना था कि पैसे से प्यार करना, मतलब लव ऑफ मनी फॉर इट्स ओन सेक, वो गलत है, वो ग्रीड है। लेकिन पैसे का होना, स्पेशली जब वो नेक नीयत से कमाया गया हो, वो गलत नहीं है बल्कि अच्छा है। ये पर्सपेक्टिव तो काफी अलग है। वो इस बात पर भी जोर देते थे कि गरीब होना अपने आप में कोई गर्व की बात नहीं है। पॉवर्टी इजंट नेसेसरली वर्चुअस, खासकर तब जब ये गरीबी आपके आसपास मौजूद अवसरों को नजरअंदाज करने, लेजीनेस या लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन का नतीजा हो। उनका कहना था कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, दिमाग है और आपके सामने लोगों की जरूरतें हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ें, मेहनत करें, सफल हों, ताकि आप उस सफलता का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए कर सकें। इट्स अबाउट फाइंडिंग नीड्स एंड फिलिंग देम राइट वेयर यू आर। दैट्स द रियल डायमंड माइन। इनसाइड लाइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकें। ये बात बहुत मीनिंगफुल है कि असली अपॉर्चुनिटी लोगों की नीड्स में छुपी हैं और सक्सेस सेवा करने से आती है। सुनने में तो ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन आज के ज़माने में, इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में, कोई इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकता है? मतलब कोई अपने बैकयार्ड में, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना कैसे शुरू करे? वेयर डज वन स्टार्ट? देखिए, कोर प्रिंसिपल आज भी वही है जो कॉनवेल ने सालों पहले बताया था। अपने आसपास देखो, लुक अराउंड यू, स्टार्ट वेयर यू आर। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आसपास देखो। पहला कदम है ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल प्रोफेसर अगासिस की तरह। अपनी कम्युनिटी को, अपने शहर या कस्बे को, अपनी गली मोहल्ले को ध्यान से देखिए। लोग किन चीजों से परेशान हैं? व्हाट आर देयर कंप्लेंट्स? उनकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं? कौन सी सर्विसेज मिसिंग हैं? कौन सी चीजें और बेहतर हो सकती हैं? ऑब्जर्वेशन क्या करती है? क्या वहां कोई अनमेट नीड है? कोई प्रोसेस जिसे इंप्रूव किया जा सकता है? कोई कस्टमर ग्रुप जिसे बेटर सर्व किया जा सकता है? अपनी जॉब में ही? हाँ, बिल्कुल। तीसरा, अपने अंदर देखिए। आपकी स्किल्स क्या है? आपका नॉलेज क्या है? आपका एक्सपीरियंस? आप किस चीज में अच्छे हैं? क्या आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट या पैशन है? अक्सर हमारी अपनी कैपेबिलिटीज ही वो टूल्स होती हैं जिनसे हम दूसरों की नीड्स पूरी कर सकते हैं। सही बात है। सोचिए कि लोगों की कौन सी ज़रूरतें, नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका इफेक्टिव सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। क्या मार्केट में कोई गैप है? कॉनवेल इस बात पर बहुत जोर देते थे कि ज़्यादातर कामयाब लोग वहीं सफल हुए जहां वो थे। वो कहते थे कि फिलाडेल्फिया शहर, जहां वो रहते थे और लेक्चर देते थे, वहां हज़ारों अमीर और सफल लोग थे जो वहीं पैदा हुए, वहीं काम किया, वहीं बिजनेस शुरू किया और वहीं कामयाब हुए। उन्हें हीरे खोजने या सोना खोजने के लिए कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया भागने की जरूरत नहीं पड़ी। अपॉर्चुनिटी उनके शहर में ही थी। लेकिन आजकल तो दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड है, इंटरनेट ने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। क्या अब भी अपने आसपास देखो वाला प्रिंसिपल उतना ही रेलेवेंट है? क्या दूर की अपॉर्चुनिटीज देखना गलत है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, कॉनवेल का मैसेज ये नहीं था कि दूर देखना गलत है, बल्कि ये था कि दूर देखने के चक्कर में पास की चीजों को अनदेखा करना गलत है। अच्छा।
अक्सर होता ये है कि हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें लगता है असली एक्शन कहीं और हो रहा है और हम अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के पोटेंशियल को मिस कर जाते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जरूर हैं, लेकिन कंपटीशन भी ग्लोबल है। जबकि आपके लोकल इन्वायरमेंट में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी नीड्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा गहरी हो सकती है। हाँ, ये तो है। आपके कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और आप शायद ज्यादा इफेक्टिवली सर्व कर पाएं। की है बैलेंस और ऑब्जर्वेशन। प्रोफेसर अगासिस की मछली वाली कहानी फिर याद कीजिए। जल्दबाजी में नहीं, सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से, पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करना, अपने सराउंडिंग्स और सर्कमस्टांसेस को समझना, लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सुनना। व्हाट फ्रस्ट्रेट्स देम, व्हाट डू दे विश दे हैड। यहीं से आइडियाज निकलते हैं, यहीं आपको अपने हीरे मिल सकते हैं। सुनना और समझना। और ये जरूरी नहीं कि वो कोई $1 बिलियन आइडिया ही हो सकता है वो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को एक नए तरीके से यूज करना हो सकता है वो आपके नॉलेज को शेयर करके किसी की मदद करना हो सकता है वो कोई छोटी सी लोकल सर्विस हो जिसकी सच में जरूरत है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट लोकल। ठीक है। फोकस अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपने आसपास की नीड्स को समझने और सर्व करने का माइंडसेट बनाना होगा। सक्सेस अक्सर एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है जो वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि शायद सबसे कीमती हीरा कोई बाहरी दौलत नहीं है, कोई दूर का सपना नहीं, या कोई रातों रात मिलने वाली सक्सेस नहीं, बल्कि वो एबिलिटी है, वो माइंडसेट है जिससे हम अपने पैरों तले अपने आसपास बिखरे हुए पोटेंशियल को देख सकें, जिसे दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। वो गहरी ऑब्जर्वेशन की स्किल, वो अपने एनवायरनमेंट को समझने की सेंसिटिविटी, वो लोगों की नीड्स को पहचानने की एम्पैथी, शायद यही असली एकर्स ऑफ डायमंड्स हैं। कौन जाने, हमारे अपनी जिंदगी में, हमारे अपने बैकयार्ड में अभी इसी वक्त कौन सा अनदेखा हीरा छिपा हो जिसे बस हमारे ध्यान से देखे जाने का, पहचाने जाने का इंतजार है। So we'll meet again in the next episode with another inspiring story. Until then, thank you from the Inside Lines YouTube channel, and if this video reaches 5,000 likes, I'll create the second part. Thank you. तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए इनसाइड लाइंस YouTube चैनल की तरफ से धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को 5,000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसका दूसरा भाग बनाऊंगी। धन्यवाद।